Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे PYQ सीरीज। तो नाम से समझ ही रहे होगे, यस इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आपके साथ साथ। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के CBSE मैथ्स का 2017 का पेपर और इसके सारे सेट कवर किए जाएंगे। आपको पता ही होगा 2017 में 3 सेट थे, तो 3 सेट के सबसे पहले सेट 1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेट B एंड सेट C के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सेट A में ना हो। ओके, दैट मीन्स क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन अनसॉल्व है उसमें जो न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, एक पूरी नोटबुक बना लो, बिकॉज यहाँ पे आप भी मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड करेक्ट नोटबुक सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फ्रॉम सेक्शन A। किसका? तो CBSE क्लास 12 मैथ्स 2017 के सेट 1 में से लिया गया है ये क्वेश्चन। और आप देख ही सकते हो सेट A का है, क्वेश्चन नंबर 1 है एंड इसमें जो मार्क्स गिवन है वो क्या है 1। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑप्शंस गिवन नहीं है, आपको इसका बस आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसमें है क्या। So if for any 2x2 square matrix A, ठीक है, A के बारे में बोल दिया गया है कि ये 2x2 है square matrix. Done. Now A into adjoint of A is given by this, then write the value of determinant of A. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? जैसे ही आपने यहाँ देखा कि A into adjoint of A की वैल्यू क्या गिवन है, तो इफ यू नोटिस आप देख सकते हो 8008। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? करेक्ट, I, isn't it? तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या बच रहा है। So what is given here? Here it is given that A into adjoint of A is equal to here 80 and then 08. ठीक है, ये गिवन है, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड दिस इज नथिंग बट क्या है 8। अगर मैं कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1001। करेक्ट, और आप सबको पता है कि दिस इज नथिंग बट 8 into I, है ना? यही तो होता है, I का मतलब ये है, यही है। करेक्ट, तो ये क्या हो गया अपना 8 into I एंड यू नो कि जब भी अपने पास A into adjoint of A की वैल्यू ये आ रही है 8 into I, इसका मतलब क्या है? यू नो दैट सिंस A इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 upon determinant of A into adjoint of A, isn't it? यही तो वैल्यू होती है A इनवर्स की। सो फ्रॉम हियर इफ यू नोटिस A इनवर्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ A को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A into I इज इक्वल टू नथिंग बट A into adjoint of A, है ना? आ रहा है या नहीं? जैसे A इनवर्स है दैट मीन्स 1 upon A का मतलब यही होता है। तो 1 upon अगर A है तो A को अगर इधर लेके जाएंगे तो डिटर्मिनेंट इधर आएगा इन द लेफ्ट हैंड साइड अलॉन्ग विथ I। करेक्ट, बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या होता है? यस इट इज जस्ट नंबर, है ना? तो जब वैल्यू है उसके साथ जब मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे तो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो तभी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। नाउ जस्ट सी, लुक एट दिस। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? दिस इज इक्वल टू 8I, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 8I। जस्ट अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो if you will equate, so from here what you can see, I तो I के साथ सेम ही है, बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह क्या गिवन है 8। so what you can say that determinant of A is nothing but 8, so this is your final answer। understood? था ना बहुत ही easy question, राइट? तो देखते के साथ आप समझ सकते हो 8 कॉमन लिया दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो इतना लेंथी करने की जरूरत भी नहीं है, बस डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ बता रही हूँ इन फ्यू स्टेप्स, ये बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई हूँ। इन फ्यू स्टेप ओनली यू कैन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A
equals to, we can write 8 into I, and since we know that A into adjoint of A is nothing but determinant of A into I. So from here what we see that determinant of A is nothing but 8. बस हो गया, इतने 3 स्टेप में ही आपका आंसर डन है, बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इतना शो करने की. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, डन. तो चलो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन कि दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है. और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2. ये भी है सेक्शन ए का ही है और देख सकते हो आप यहाँ पे भी 1 मार्क है. ठीक है, तो दैट मीन्स ये भी है एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, ओके, फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3. तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपने बहुत सारे किए ही हैं, राइट. आपको पता भी होगा कि जब भी मैं सॉल्व कर रही थी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तब भी मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. ओनली द थिंग इज दैट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो कि जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो 0 आ जाए, तो उस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है. और कैसे करते थे, करेक्ट, कुछ कैंसिल करा के, इजंट इट. तो यू कैन सी कि 3 पे है और ऐसे भी देख सकते हो जब x इज नॉट इक्वल टू 3 है तब ये वैल्यू आ रही है ना. तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, करेक्ट, कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट वाला वैल्यू लगाते हैं यहाँ. तो चलो देख ले कैसे लगाएंगे. सो हियर एट x इक्वल्स टू 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x equals to 3, what we say that f of जो होगा x की वैल्यू एट 3 पे that should be equals to limiting value when x tends to 3 f of x. करेक्ट है ना, यही होता है. तो चलो यहाँ से निकाल ले. दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू, जब हम 3 रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, k. तो चलो ये k लिख दिया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, यू कैन सी इट इज इक्वल टू लिमिट. तो लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 3. अब जब x टेंस टू 3 है इसका मतलब x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो एज इट इज लिख दो. सो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 36, ठीक है, अपॉन है अपने पास x माइनस 3. करेक्ट. और यही मैं बता रही थी आपको कि जब भी x माइनस 3 है दैट मीन्स 3 डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. तो हमें क्या करना होगा, सोचना होगा कि कैसे कुछ कैंसिल हो सके. तो यू कैन सी x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 36 है, और 36 को यू कैन सी कि क्या कर सकते हैं हम, 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना. तो अगर 6 स्क्वायर हुआ दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा. और आपको पता ही है कि a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं उसे. करेक्ट. तो चलो लिख दे. सो फ्रॉम हियर इट इज लिमिट x टेंस टू 3 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 6, ठीक है, एंड देन इंटू x प्लस 3 माइनस 6. करेक्ट, समझ रहे हो ना, बिकॉज 36 का मतलब ही है 6 स्क्वायर. सो तभी ये पूरा का पूरा हो गया a और ये हो गया आपका b. तो यहाँ पे भी a माइनस b और यहाँ पे है a प्लस b. करेक्ट. एंड अपॉन क्या है हमारे पास, x माइनस 3. नाउ यू कैन सी कि x प्लस 3 माइनस 6 है, तो 3 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 3. तो ये पूरा का पूरा टर्म है x माइनस 3 और ये भी है अपना x माइनस 3. तो हो गया कैंसिल. तो क्या बचा, x प्लस 3 प्लस 6 दैट मीन्स x प्लस 9. अब यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू जब फिक्स कर देंगे, ये वैल्यू दे देंगे इसे 3, तो क्या मिलेगा, करेक्ट, 12. सो व्हाट यू हैव गॉट, दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू जो आ रही है 6 प्लस 3 9 प्लस 3 इज नथिंग बट करेक्ट 12. सो द आंसर इज 12 और यही वैल्यू हमें निकालनी थी. सो डन, क्लियर, अंडरस्टूड. अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है. और यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है सेक्शन ए से और इसमें भी देख सकते हो कि मार्क्स कितने हैं, 1. तो ये भी है अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो इसमें देख सकते हो आपके हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका. और आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन निकालना होता है किसी भी टर्म का तो हमें सोचना होता है कि कौन कौन से फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, इजंट इट. तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. करेक्ट. और यहाँ पे है डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. जैसे ही ऐसी चीजें आप देखते होगे माइंड में क्लिक क्या करता होगा, करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले, इजंट इट. तो यहाँ सोचो कि अगर मैं 2 लगा दूं तो क्या हो जा रहा है, करेक्ट, साइन 2x. और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. और वो होता क्या है, कॉस 2x. और कॉस 2x अपॉन साइन 2x. कौन नहीं कर सकता इसका इंटीग्रेशन, बताओ मुझे. सारे कर सकते हो, है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. तो चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू. सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू योर आई. बिकॉज बारी बारी से लिखना समझ में नहीं आता कि एक बारी लिखते रहो. तो से हमें जनरली इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो पहले ही अज्यूम कर लो कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है आई.
ठीक है, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने बताया था ना 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो गया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, राइट। तो इसका मतलब है मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ रहा है 2 से, करेक्ट। और dx तो यहाँ पे था ही। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, देखो माइनस ये 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, -2। तो चलो -2 को ले लेते हैं आउटसाइड बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। अब क्या बचा इनसाइड, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2x अपॉन ये क्या हो गया है, sin ऑफ 2x। ठीक है, डन, है ना। अब मुझे बताओ, चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते हो, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे तो व्हाट यू कैन डू, sin 2x को अज्यूम करो कि t है, और आपको पता ही है कि sin 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos 2x इंटू 2 भी होगा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू cos 2x इज इक्वल्स टू, करेक्ट, हो जाएगा अपना dt। तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, और ऐसे भी आपको पता ही होगा, अपने इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जब पढ़े होगे तो पता चला होगा कि जब भी ऊपर में हमारा जो सेम डिनोमिनेटर में रहता है उसका रहता है डेरिवेटिव, तो आराम से हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ जो भी अपने डिनोमिनेटर में रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम हियर 2 भी चला जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x, करेक्ट। प्लस क्या करेंगे, ये है अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल, दैट्स वाई प्लस कांस्टेंट भी आएगा, है ना। तो चाहे तो आप ऐसे आंसर छोड़ दो, या तो माइनस को अगर यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस टू द पावर -1, राइट। तो चाहे वैसे लिखो या तो फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन था ना, बहुत ही सिंपल। तो चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सेक्शन ए का ही, और यहाँ पे भी है अपना 1 मार्क। बट एज यू कैन सी कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। एक ये वाला प्लेन है और दूसरा ये वाला प्लेन है। तो जब भी आपके क्वेश्चन इस बारी प्लेन से आते हैं तो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर जगह ये पब्लिश हो चुका है कि इस बारी बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड, उनमें से एक टॉपिक है प्लेन। तो प्लेन के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, तो तभी मैंने यहाँ लिख दिया है दिस इज नॉट इन योर सिलेबस दिस टाइम। पहले ये आता था और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, प्लेन तो 3D का जान था, तो इस बार ही प्लेन को हटा लिया गया है। तो प्लेन को छोड़ के जितने भी टॉपिक है वो सब इस बार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक दूसरे सीरीज के अंदर, बट यहाँ पे आप अभी बस नोटिस करो कि क्या क्या टॉपिक आपके पास नहीं है जो कि मैं क्वेश्चन में नहीं कर रही हूँ, करेक्ट। तो अगर चाहो इसको सॉल्व करना है तो समझ रहे ही होगे जिन्होंने इसको ऑलरेडी से पढ़ लिया है, करेक्ट। अगर इसको आप पढ़ लिए हो तो देख सकते हो कि 2x - y + 2z = 5 है, और दूसरा प्लेन क्या है 5x - 2.5y + 5z = 20। तो इन दोनों का, जब दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। क्या करो, देखो कि यहाँ पे कैसे सेम हम ला सकते हैं, यहाँ पे भी कोफिशिएंट। तो अगर 2.5 को यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, परफेक्ट 2, और यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे भी सिर्फ बचेगा 2z, दैट मीन्स सेम के सेम कोफिशिएंट हो जाएंगे। और यहाँ क्या बचेगा, 2.5 से डिवाइड करोगे तो 8, दैट मीन्स सिर्फ d1 और d2 में ही डिफरेंस आया, करेक्ट। तो क्या करते थे ऐसे केसेस में, d2 - d1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1² देन b1² + c1², करेक्ट, और पूरे का ले लेते थे मॉड, तो वही होता था डिस्टेंस। बट दिस टाइम आपको इन सब चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि होगा सेक्शन बी का, और वो स्टार्ट हो जाएगा 2 मार्क का क्वेश्चन, क्लियर। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था सेक्शन बी से है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है हमें। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे ही देखा समझ में आ गया, करेक्ट, बिकॉज A ट्रांसपोज का मतलब होता है यहाँ पे -A, तो समझ गया हो, ठीक है। क्वेश्चन समझे, उसके आगे पढ़ते हैं। ऑफ ऑर्डर 3, ये भी गिवन है कि ऑर्डर 3 का है, ठीक है। देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ A को हमें प्रूव करना है, जबकि पता चल चुका है जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स कौन सा डिटर्मिनेंट, कौन सा मैट्रिक्स लेना है, A, ठीक है। सिंस A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, therefore A transpose will be -(A) होगा ना। डन। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या करेंगे,
टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो चलो ले ले, जब दोनों साइड ऑफ डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए का डिटर्मिनेंट, करेक्ट। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी अगर पता हो आपको, देखो इस बार प्रॉपर्टी भी नहीं है आपके सिलेबस में, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इस बार सिलेबस में नहीं है, बट एक दो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ध्यान में रख सकते हो सो दैट इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओनली, ठीक है। तो ये हो गया, और जब भी कोई भी माइनस, दैट मीन जो भी कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के साथ तो क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, यही होगा, प्लस हो जाएगा एंड दैट विल बी हियर व्हाट, 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 0, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने कर लिया, इजंट इट। था ना बहुत ही इजी 2 मार्क का क्वेश्चन, डन। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते हो ये भी सेक्शन बी से और 2 मार्क का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो जैसे ही आपने देखा रोल्स थ्योरम समझ ही गए हो गए, यस इट इज नॉट इन योर सिलेबस दिस टाइम, करेक्ट। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक नहीं है, आप नोट करते जाओ। अगर चाहो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट आपको बता सकती हूँ, एक अलग से सेशन लेके, और ऐसे भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बार हम लोग वो भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, करेक्ट। तो देखो रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप समझ सकते हो ना कि ये सब नहीं है, इसका मतलब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ये सारे टॉपिक ऐसे थे ना जिसमें से क्वेश्चन आते ही थे। तो एज की इसमें से नहीं आएंगे तो सोच सकते हो कि कौन वाले मतलब टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लियर। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देख सकते हो सेक्शन बी का है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। How fast is its surface area increasing, ठीक है, when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये, समझ सकते हो। अगर आपने ध्यान से मेरे साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी के तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने, है ना। तो आप देख के समझ सकते हो, दिस इज रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो देखो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब की बात की है, जैसे ही वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हमें साइड चाहिए होगा, और देख सकते हो कि एज के बारे में हमें बता दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट ए इज द साइड और यू कैन से एज ऑफ द गिवन क्यूब। तो गिवन क्यूब का हमारे पास ये हो गया एज या तो साइड, ठीक है। एंड व्हाट इज गिवन, गिवन है अपने पास कि ए इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। अब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एंड सिंस यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब, और ये इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको मैंने बताया था ना कि क्या ट्रिक होता है पकड़ने का कि किस रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, आप यूनिट पे ध्यान दो, पर सेकेंड है, ऐसे भी समझ सकते हो, इंक्रीजिंग है एट द रेट ऑफ दिस, दैट मीन्स टाइम के साथ ही इंक्रीज कर रहा है। सो अगेन व्हाट इज गिवन, गिवन दैट योर डीवी अपॉन dt, डोंट बी कंफ्यूज कि dA कर देना, है ना, dt है यहाँ पे, टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो dt जब है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इजंट इट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका क्या मतलब है, a क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा, 3 इंटू ए स्क्वायर। अब a क्या है विथ रिस्पेक्ट टू t भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट dA अपॉन dt एंड दिस इज नथिंग बट गिवन जो है लिख लो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आर यू गेटिंग दिस? Yes, it is easy. So from here what you have got, देखो a square into dA upon dt, that means basically हम यहाँ से dA upon dt निकाल सकते हैं। So from here what you have got, ये कट जाएगा इसके साथ तो 3 है, so 3 upon हम लिख सकते हैं a square, है ना,
ठीक है, यूनिट को भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आ गया 3/a²। अब हमें चाहिए क्या, हमें बताना है कि सरफेस एरिया, आपको ये बताना है कि हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। दैट मीन्स अगर सरफेस एरिया को आप मान लो SA, तो DSA/ हमें क्या बताना है, DT। क्लियर, डन। सो नाउ यू कैन राइट हियर, सिंस द सरफेस एरिया of a cube is, क्या होता है सरफेस एरिया, टेल मी। यस, इट इज 6a, है ना, इक्वल्स टू 6a²। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट द सरफेस एरिया, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको आप लिख लेना, सरफेस एरिया is equal to nothing but SA. So this implies SA is equal to 6a². So therefore DSA, that means surface area with respect to, हम क्या कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तभी तो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, दैट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2, आपको पता ही है डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिस इज 12a × dA/dt, बिकॉज a को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। अब देखो, आपको पता ही है कि a की वैल्यू गिवन है यहाँ पे एट उसी पॉइंट पे, जबकि a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तब आपको निकालना है कि क्या इसमें रेट ऑफ चेंज हुआ है और इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर DSA/dt व्हेन a इज इक्वल टू नथिंग बट क्या है यहाँ, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 × 10 एंड DA/dt हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, क्या है वो, 3/a², तो वो भी लिख लेंगे 3/10² एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10 ये कैंसिल हो गया, 12 × 3 पता ही है कितना होता है, 36 एंड अपॉन 10 तो क्या हो जाएगा, 3.6। नाउ टेल मी क्या होगा इसका यूनिट। करेक्ट, एरिया है तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, पर सेकेंड, दैट मीन्स cm²/second. So this is your final answer. Done? Understood? था ना बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में। और ये देखो क्वेश्चन 8 भी है सेक्शन बी का और यहाँ पे भी है 2 मार्क्स। इसमें क्या करना है, show that the function f of x equals to this is increasing on r. r क्या है यहाँ, रियल नंबर। तो कोई भी फंक्शन जब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे निकालते थे, करेक्ट, कोई भी फंक्शन जो गिवन होता था हम चेक करते थे कि उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है। दैट मीन्स जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लेते हैं तो चेक करना होता है कि वेदर दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, राइट। तो बस वही करना है यहाँ पे। सो क्या गिवन है, गिवन दैट f of x is here x³ - 3x² + 6x - 100। ठीक है, यही है। डोमेन क्या है, R में। ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, आपको पता ही होगा मैं ऐसे लिखती थी, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। कर दिया ये, डन। आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, ये लिखना ही लिखना है। ओके, सो फ्रॉम हियर आइदर आप df/x/dx लिखो या तो फिर f' लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। कर दो डिफरेंशिएट, क्या मिला, 3x² - 6x + 6। डन। अब आपको क्या मैंने बोला है, आपको पता ही होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया था वहाँ पे एनसीईआरटी के करते टाइम। तो उसमें क्या बोला गया था कि यहाँ पे जब भी इसका स्लोप जो है अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीजिंग होता है तो फंक्शन इज करेक्ट इंक्रीजिंग। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे, और साइन चेक करने के लिए कैसे करना है, देख सकते हो आपकी यहाँ पे जो भी गिवन है आप ट्राई करो कि इसे इस फॉर्म में लिखे कि हमारे पास समझ में आ जाए कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव, राइट। तो या तो फैक्टर कर सकते हो या तो फिर स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हो। तो हियर यू कैन सी कि अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगी उसे, ठीक है। वाई, बिकॉज यू कैन सी कि 3x² - 2x हो गया है। अब मुझे चाहिए इसको किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x + a या x - a के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। तो क्या हो जाएगा, x² - 2 × a × b, b क्या लिख सकते हैं हम, प्लस × 1 लिख सकते हैं। तो प्लस अगर सोचो 1 स्क्वायर कर दिया दैट मीन्स 1 ही है। ओके, ये हो गया अपना 1, तो 3 × 1 हो गया, और यहाँ पे क्या है +6, तो क्या मैं लिख सकती हूँ +3। Is there any confusion और प्रॉब्लम, जस्ट चेक कि ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं।
3x स्क्वायर करेक्ट है, 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट मीन्स 6x करेक्ट है, माइनस साइन के साथ. नाउ अगेन जस्ट सी 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 3 ओनली, प्लस 3 तो 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे था ही, नो प्रॉब्लम एट ऑल. डन. अब देखो क्या लिखा जा सकता है 3, और ये क्या हो गया बेसिकली दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना. डन. प्लस 3. नाउ टेल मी कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. यू कैन सी 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, x की वैल्यू कुछ भी लिख लो, कोई भी रियल नंबर लिख लो, व्हाट यू विल गेट ऑलवेज दिस स्क्वायर विल बी पॉजिटिव ओनली, राइट. प्लस किया है उसको किसी के साथ तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इजंट इट. तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इजंट इट. देखो ग्रेटर देन 0 लिखा है मैंने, इक्वल टू नहीं लिखा है. व्हाई? बिकॉज कभी भी ये वैल्यू क्या आपको 0 दे रहा है, नहीं, है ना. नेगेटिव होना चाहिए उसके लिए, 3 के साथ -3 होना चाहिए था, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है. तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कहाँ पे, जो गिवन डोमेन है ऑन R. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, और हमने कर लिया. डन. अंडरस्टूड था ना, सिंपल सा क्वेश्चन. तो जब भी 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट दिखाना होता है कि हाँ भाई आपको पता है. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. और यहाँ रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी है सेक्शन बी का 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो देखो इसमें क्या करना है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात की है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पे जो भी एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है वो गिवन है एज 4. ठीक है, डन. नाउ फाइंड इट्स z कोऑर्डिनेट. अब आपको बताना है कि z कोऑर्डिनेट क्या होगा. दैट मीन्स बेसिकली समझ रहे हो कि 2 पॉइंट है. ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है अपने पास. दैट मीन्स p गिवन है एंड q गिवन है. जस्ट मैंने ऐसे ही रफली बना दिया है. तो पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, सपोज मैंने इसे मान लिया कि दिस इज नथिंग बट कुछ भी ले लो, आर ले लिया. ठीक है, तो आर का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 4. दैट मीन्स 4, y, z है ये. तो आपको यहाँ पे z वाला हमें बताना है कि z की वैल्यू क्या होगी. दैट मीन्स z कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका. समझ रहे हो बात? सोचो कि कैसे करोगे. बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. करेक्ट. जब हमें 2 पॉइंट पता है, उसके बीच में भी जो वहां बन रहा है एक पॉइंट पता है, दैट मीन्स यहाँ यूज किया गया है सेक्शन फॉर्मूला. दैट्स ऑल. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर वी नो दैट कि जो सेक्शन फॉर्मूला होता है दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म कि 4 की जो वैल्यू होगी दिस इज नथिंग बट m इंटू क्या हो जाता है q. दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इंटू 5 प्लस n इंटू 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं m प्लस n. यही मतलब है ना. डन. अंडरस्टूड. सो फ्रॉम हियर जहां पे लिख दो वेयर m is to n is the ratio in which r divides pq. ठीक है, आप चाहे तो इसको पहले स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम दैट r is dividing pq in the ratio m is to n. करेक्ट, या तो फिर आप यहाँ पे लिख दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपके एग्जामिनर को. ठीक है, अब फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू, इसको सॉल्व कर लो. तो दिस इज योर 4 इंटू एम प्लस यहाँ पे 4 इंटू एन एंड दैट इज योर 5 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन. चलो अब देखते हैं सबको सॉल्व करके. तो अगर इसे मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो बेसिकली आ रहा है m इज इक्वल टू 2n. सो क्या मिल रहा है हमें, m इज टू n की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट 2 इज टू 1. यही आ रही ना वैल्यू. अब देखो m इज टू n हमें मिल गया है 2 इज टू 1. तो क्या करना है, बस आपको z कोऑर्डिनेट निकाल लेना है. करेक्ट. सो देयरफॉर z की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, m की जगह लिख देंगे यहाँ पे 2. तो 2 इंटू, अब z की वैल्यू वहाँ क्या है -2. ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है 1 इंटू इसमें z कोऑर्डिनेट क्या है 1 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1. सो क्या आ जा रहा है, दिस इज -4 प्लस 1 अपॉन 3. सो बेसिकली -3 अपॉन 3 कितना होता है, -1. सो देयरफॉर z कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट क्या है, दिस इज -1. सो दिस इज द आंसर.
और हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप आंसर निकालते हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जब सॉल्व करते हो आंसर निकालते हो तो उसको बोल्ड कर दिया करो, या तो फिर एक सर्कल में बना दिया करो, या तो फिर ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल में शो कर दिया करो दैट दिस इज योर आंसर। डन, समझ रहे हो? तो इससे हमेशा क्या होता है ना, स्किप नहीं होगा। कभी कभी होता है ना, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में थोड़ा गंदा वंदा लिख देते हैं, तो तब अगर आप आंसर को हाईलाइट करोगे तो इट विल बी ऑलवेज गुड फॉर यू। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी है सेक्शन बी का और इसमें भी है 2 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। अ डाई हुज फेसेस आर मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, ठीक है, एंड 4 5 6 इन ग्रीन। ओके डन, ठीक है, रेड में है 1 2 3, 4 5 6 है ग्रीन में, इज टॉस्ड। फाइन, नाउ लेट ए बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इन इवन। अच्छा, ए एक इवेंट है जिसमें बोला गया है कि नंबर जो भी मिल रहे हैं वो इवन होने चाहिए। डन, एंड बी बी द इवेंट वेयर द नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड। ओके डन, देन फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन किसका है, किस टॉपिक का, समझ ही गया होगा, प्रोबेबिलिटी से, राइट, और वो भी है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से। ठीक है डन, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है हमें, जो जो गिवन है हमारे पास डेटा पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, गिवन है दैट जो मार्क्ड है 1 2 3 किसमें है, रेड में, दैट मीन्स रेड इज मार्क्ड एज 1 2 एंड 3। डन, और जो ग्रीन है उसमें मार्क किया हुआ है 4 4 5 एंड 6। ठीक है, ये चीजें गिवन है। अब क्या बोला गया है, ए जो इवेंट है उसमें नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन। सो गिवन दैट अगर मैं ए को लिखना चाहूं तो दिस इज नथिंग बट क्या, नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन। तो जब हम किसी भी डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6, यही 6 आते हैं। तो चलो वो भी लिख लेते हैं। हियर क्या है, द सैम्पल स्पेस दैट मीन्स एस एस, समझ ही रहा हो, एस इज, और उसको किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली ऐसे करते हैं, तो एस इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इतना ही है। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए इक्वल्स टू इवन, दैट मीन्स 2 4 एंड 6, है ना, एक इवेंट है जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स 2 4 6 आ रहे हैं। और जो बी इवेंट है उसमें क्या आ रहा है, जब भी हम टॉस कर रहे हैं तो रेड कलर मिल रहा है। अब रेड कलर मिल रहा है इसका क्या मतलब है, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, करेक्ट, 1 2 या तो 3। ठीक है, सिंस रेड कलर इज ऑब्टेन्ड। डन, यही गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट मीन्स आपको प्रूव करना है या तो शो करना है, नॉट प्रूव, आपको बेसिकली यहाँ दिखाना है कि क्या ये ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है। करेक्ट, जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। दैट मीन्स बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। जब हम टॉस कर रहे हैं उस डाइस को तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो बस यही करना है। और अगर मैथमेटिकली उसको दिखाना है तो आपको पता ही है कि हमें दिखाना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करेक्ट, वही करना है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना होगा। सो दिस इंप्लाइज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज क्या, बताओ मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बहुत ही इजी है। यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ ए, 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितने हैं, 6। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही होता है ना। तो बेसिकली 3/6 दैट इज नथिंग बट 1/2। डन। ऐसे भी आपको पता है इवन है, इसका मतलब या तो फिर इवन होगा या तो ऑड होगा जब भी हम टॉस करेंगे तो, इजंट इट। कोई डाइस को अगर आप फेंकोगे तो क्या मिलेगा, या तो इवन या तो ऑड, यही आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता है। तीसरा फ्रैक्शन तो आएगा नहीं। 1.5 कभी आते देखा है डाइस में, नहीं ना। तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 4 5 6 आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एंड ऑड इक्वल है, दैट इज 1/2। तो वही करना था हमें, कर लिया हमने। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपको पता ही है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 6 है, तो दिस इज ऑल्सो 3/6। तो ये भी आ गया 1/2। और ऐसे भी देख लो कि क्या है, रेड कलर और ग्रीन कलर ही है और दोनों इक्वल नंबर है। दैट मीन्स जब भी हम टॉस करेंगे तो ये भी प्रोबेबिलिटी सेम है, या तो ग्रीन आएगा या तो फिर हमारे पास क्या आएगा, रेड आएगा। करेक्ट, तो ये भी क्या हो गया 1/2। और ऐसे भी देख सकते हो, इसी तरह से आ रहा है।
ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो टेल मी, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इसका क्या मतलब है? सो फ्रॉम हियर ओनली वी कैन फाइंड कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ रही है। टेल मी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया 2, है ना। डन। तो हम क्या लिख सकते हैं अब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे तो 1 ही है ना, और अपॉन 6, तो 1/6 हो गया। करेक्ट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कमिंग एज 1/6, और ये क्या आ रहा है 1/2 इंटू 1/2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। तो क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो चलो लिख दे। So this implies probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. So therefore, the given events A and B are not independent. करेक्ट। यहाँ पे बस पूछा गया था फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवन, तो नो, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवन, बस यही था आपका आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ ना अपना क्वेश्चन नंबर 11 ये भी है बी सेक्शन का और 2 मार्क का क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, 2 टेलर्स ए एंड बी अर्न लेस देन 300 एंड लेस देन 400 पर डे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, A can stitch 6 shirts and 4 pairs of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers per day. Okay, to find how many days should each of them work, and if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers at a minimum labor cost, ठीक है, formulate this as an LPP. That means basically ये जो word problem है इसको आपको formulate करना है as an LPP. Solve नहीं करना, 2 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए solve करने नहीं बोला गया है, बस formulate करना है। That means word problem को आपको यहाँ पे एकदम mathematical problem जैसे show करना है as a LPP. समझ तो रहे ही होंगे कि आप ये LPP का है, that means linear programming का ये problem है। करेक्ट। तो बस यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने लिख के रखा है नॉट इन योर सिलेबस दिस टाइम, राइट। क्यों? बिकॉज इस बारी वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी थे आपके, राइट, 3 तरह के देखते थे ना, कि जो भी एक होता था आपका इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग वाला या तो फिर रूट वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते थे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। इस बारी बस आपको फोकस करना है जो कि ऑलरेडी गिवन होंगे, दैट मीन्स मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इस तरह का जो होगा ग्राफिकली आपको यहाँ पे LPP शो करना है, सॉल्व करना है, वो सब जो है वो सब आपके सिलेबस में है। बस ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो थे जिसको आपको खुद से डिटेक्ट करके लिखना होता था वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहुत ही इजी हो गया LPP, isn't it? और आपको पता है कि इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। तो इस सारे क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे जो है आपके सिलेबस में उस पर एकदम अच्छे से फोकस करना। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सेक्शन बी का, इसमें भी है हमारे 2 मार्क्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड दिस। बहुत ही सिंपल है, क्या है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, वो भी इंडेफिनेट इंटीग्रल है। करेक्ट। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो dx/5 - 8x - x² है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो तो समझ ही गए होगे। यस, यहाँ पे हमें से चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किसी एक फॉर्मेट में जिसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। या तो आप अपॉन है या स्क्वायर रूट नहीं है, दैट मीन्स या तो a² - x² के फॉर्म में चेंज करो, x² - a² या x² + a²। करेक्ट, आपके पास सबके लिए फॉर्मूला है। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। मैंने बताया था ना क्या करना चाहिए, या तो फिर एज इट इज ऐसे लिखो उठा के, या लिख लो दिस इक्वल्स टू i। तो करेक्ट, ऐसे करके आपको सॉल्व करना होता है। तो लेट i इज हियर दिस वन, तो dx अपॉन हमने क्या लिख लिया है 5 - 8x - x²। ठीक है, ये गिवन है। i मैं इसलिए लिख लेती हूँ सो दैट हमें बार बार यूज करना ईजी हो जाता है उसको लिखना। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे dx है यहाँ पे, ठीक है,
तो 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सोचो, तो यहाँ पे एक बारी अगर मैं एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद हमें उसके साथ क्या चाहिए होगा, 2 इंटू ए इंटू बी होता है, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू क्या कर सकते हैं हम, सोचो, और फिर हमें देखना होगा कि हम ए की वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो 8 है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चलो 5 को रहने देते हैं, माइनस ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा अपना 8x, तो 8x को वी कैन राइट, और सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब 8x है तो 8x को लिखा जा सकता है 2 इंटू 4 इंटू एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, है ना। प्लस अब देखो 2 इंटू 4 इंटू एक्स हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी, तो b अगर 4 है तो हमें क्या करना होता है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 16 होगा या नहीं, टेल मी। यस, वही करना होगा। अब एज कि हमने माइनस साइन कॉमन लिया था तो ये हो गया माइनस 16, तो ये अपने मन से किया है तो क्या करना होगा, प्लस भी तो करना होगा 16 अपने मन से, है ना, करना होगा ना, यही करना होता है। जो भी हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम इक्वल अमाउंट हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है। डन, तो वही किया है हमने यहाँ। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज dx अपॉन, अब देखो 5 प्लस 16 कितना होता है, 21। सो बेसिकली इफ यू वांट टू राइट, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 21 का स्क्वायर, है ना। डन, माइनस ये क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा, देख लो अब ध्यान से, यही हो रहा है। तो क्या आ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्म, है ना। देखो x की जगह पे x प्लस 4 है, दैट्स ऑल, करेक्ट। थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे, आपको पता ही है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, x प्लस 4 को मान लो t, और फिर आप यहाँ पे dx अपॉन dx को लिख सकते हो dt, और देखोगे कि सेम वैल्यू आ रही है, लास्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट एज कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को अज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट, यहाँ हम लगा सकते हैं 1/2a, और a की जगह क्या है, रूट ऑफ 21, और ये क्या हो जाता है, करेक्ट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे रूट 21 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन रूट 21 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस क्या होगा, c भी, ये मत भूलना कि c को आप छोड़ दिए। जब भी हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है तो हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को भी लगाते हैं साथ में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, था ना इजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। एज यू कैन सी ये क्या है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स यहाँ पे होंगे 4 मार्क्स, एज यू कैन सी ऑल्सो, ठीक है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है अब, ओके। अब देखो यहाँ है क्या, इफ tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन, बट अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो आपके लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है ये होना चाहिए था, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। आप अगर चाहते थे कि ना हो तो देख लो, नहीं है आपके सिलेबस में ये। इस बारी जितने भी प्रॉपर्टीज है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो सब आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको पता ही है कि बहुत अच्छा सा फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला भी लिख के रख लिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसी पे बेस करके क्वेश्चन सॉल्व होता, बट एज की सिलेबस में नहीं है तो यू डोंट हैव टू जस्ट बॉदर अबाउट दिस, ओके। तो बस आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज यहाँ पे अच्छे से कर लेना, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर और तो कुछ बचा ही नहीं, बस प्रिंसिपल वैल्यूज बचे और साइन इनवर्स वाला जो बचा है वो सब है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14, ये भी है सेक्शन सी का, दैट मीन्स 4 मार्क्स है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। और आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, कि इस बारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है आपके सिलेबस में, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आते हैं तो आप आराम से लिख सकते हो, नॉट इन योर सिलेबस, क्योंकि आपकी गलती नहीं है सिलेबस में, तो आप नहीं पढ़ के जाओगे, है ना। तो देखते हैं इसके ऑप्शनल में जो क्वेश्चन था वो क्या है, ये था दूसरा क्वेश्चन, दैट मीन्स और के साथ फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। टेल मी कि क्या ये सिलेबस में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये हम आराम से कर सकते हैं इसे सॉल्व।
क्या किया गया है, दो मैट्रिक्स है, दैट मीन्स बेसिकली उसको मल्टीप्लाई किया गया है, इक्वेट करना है, आपको बताना है कि ए मैट्रिक्स जो अननोन है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो पता ही होगा, बस यहाँ आपको क्या लगाना है, मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या प्रॉपर्टीज यूज करते थे हम, बस उतना ही है यहाँ। दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, फंडा है, वही लगाना है यहाँ। ओके, तो ये क्या ऑर्डर है, पहले मैट्रिक्स का जो गिवन है इसका ऑर्डर आप देख सकते हो कि 3 रोज है 2 कॉलम, दैट मीन्स 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट आया है वो भी आया है क्या, 3 क्रॉस 2। समझ रहे हो ना, फोकस कहाँ करना है। तो जब ऑर्डर हमें पता चल गया है दोनों का, ये तो दिया ही हुआ है। अब टेल मी कि जो ए निकालना है, हमें कुछ बताया नहीं गया है कि कौन से ऑर्डर का है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, राइट। तभी तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी मानोगे, ABCD जो भी मानोगे, वो अननोन आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो जब ऑर्डर नहीं पता है तो सबसे पहले हमें ऑर्डर डिसाइड करना है। ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आपको पता है कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ P एक मैट्रिक्स है और Q एक मैट्रिक्स है, इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होना चाहिए, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट मीन्स ये होना चाहिए सेम टू सेम दिस वन, इजंट इट। मैंने बताया था ना आपको ट्रिक ऐसे याद करना है, लास्ट और पास वाला दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। ओके, तो ये अगर n है तो ये भी होना चाहिए n, मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी हो सकता है। तो चलो अगर मैं यहाँ r लिख रही हूँ तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा r मैट्रिक्स, उसका क्या ऑर्डर होगा, यहाँ से ये उठा लेता है और यहाँ से ये, दैट मीन्स m इंटू r। आर यू गेटिंग दिस, यही होता है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल फंडा है। तो हमें पता है कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ऑर्डर हम इसी तरह से चूज करते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे m इंटू n है और यहाँ पे भी m इंटू n है, दैट मीन्स ये भी हो गया अपना m इंटू n। तो टेल मी कि क्या होगा ऑर्डर ऑफ दिस क्यू मैट्रिक्स, दैट मीन्स बेसिकली a का। वेरी सिंपल, n तो होना ही चाहिए और यहाँ पे भी होगा n। क्या मतलब हुआ कि ये जो a है वो होगा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर करेक्ट 2 क्रॉस 2, isn't it? तो हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको सॉल्व करती हूँ मैं, यहाँ से इसे रहने देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो चलो यहाँ से सॉल्व किया। आप लिख देना, जब भी ऑप्शनल वाला रहता है और ऑप्शन हम लोग चूज कर रहे हैं तो और लिखेंगे यहाँ। और में क्या है, तो सबसे पहले जो गिवन है एक्सप्रेशन, तो वी कैन राइट फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन the matrix A is of order, tell me क्या ऑर्डर मिल रहा है हमें, 2 क्रॉस 2, राइट। 2 क्रॉस 2 का मिल गया हमें मैट्रिक्स। सो देयरफॉर लेट अस अज्यूम दैट A is here nothing but, मैं यहाँ ले सकती हूँ ABCD, वी कैन डू, है ना, वी कैन अज्यूम दैट मीन्स ABCD हमारे पास आ गए हैं 4 अननोन। अब 4 अननोन तो आप आराम से निकाल ही सकते हो जब आप मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। आपके पास कितने सारे इक्वेशन बनेंगे, देख लो कितने यहाँ पे प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 2 से यहाँ पे 4 प्लस 2 6, दैट मीन्स 6 इक्वेशन बनेंगे और आपको चाहिए बस 4, है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 देन -1 1 0 देन हियर इट इज -3 4 multiplied by, we can write here what, ABCD and that is here equal to what, क्या गिवन है, -1 -8 1 -2 देन 9 22। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है। सो दिस इम्प्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टेल मी, सेम ही ऑर्डर होगा जो यहाँ पे, वही इसका भी ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दिस इज 3 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट हियर 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखो 2 इंटू ए हो जाएगा, दैट इज 2a। ठीक है, देन प्लस हो जाएगा -1 इंटू सी, दैट इज -c। अब ये क्या हो जाएगा 2b देन -d, ये क्या हो रहा है a, देन यहाँ पे क्या है, c के साथ 0 होगा तो a ही रहेगा, देन यहाँ पे भी सिर्फ b रहेगा बिकॉज d के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन में, एंड देन -3 के साथ a हो रहा है मल्टीप्लाई। आपको याद तो होगा ना कैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, इजंट इट। मैंने बताया बहुत अच्छे से, पहले आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था जब भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे तो एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया था। तो सेम वे में यहाँ पे -3 इंटू a करना है एंड देन 4 को इस कॉलम के साथ,
रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं विथ एडिशन, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू सी, तो प्लस 4 इंटू सी, नाउ -3 इंटू बी, ठीक है, प्लस 4 इंटू डी, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन, -1 -8 1 -2 देन 9 22। अब तो बहुत ही सिंपल है, समझ ही चुके होगे क्या करना है, दोनों को बस इक्वेट करना है। तो सबसे पहले देखो, इक्वेट करने के टाइम सबसे पहले आप किसे इक्वेट करोगे, वेरी ट्रू, ए एंड बी को। यू कैन सी कि ए की वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गई है और बी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई है -2, सो व्हाट वी कैन राइट, नाउ कंपेयरिंग the corresponding values क्या मिल रहा है हमें, a की वैल्यू आ गई है 1 और b की वैल्यू आ गई है -2, a is coming as 1 and b की वैल्यू आ गई है -2, एंड क्या है यहाँ, अब किसी को भी ले लो, या तो ये वाला ले लो या फिर ये ले लो, तो 2a minus c is coming as what, -1, है ना, एंड ये वाला क्या हो रहा है, 2b minus d is coming as -8, 2b minus d is coming as -8, so from here what you can say, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो माइनस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो from here c की वैल्यू निकाल दो, तो 3 आ गई है, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इधर लेके जाओगे तो d 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, सो देयरफॉर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू आ गई है 4, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल। तो मैंने हमेशा बताया आपको ध्यान रखना कि जब भी आप आंसर निकालते तो ऐसे करके मत छोड़ देना, हमेशा ही आप जो भी फाइनल आंसर है उसको बिल्कुल बोल्ड कर लो या फिर एक जगह पे इकट्ठा करके प्रॉपर लिख दो, या जहां पे भी आंसर निकल रहा है स्टेप बाय स्टेप में तो उसे आप जस्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना के बॉक्स में दिखा दो, हाईलाइट कर दो, सो दैट ना जो भी आपका एग्जामिनर होगा जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ देखेगा तो लाइक उनके अंदर भी अच्छी वाली फीलिंग आई कि हाँ बच्चे को अच्छे से पता है, लिखने का तरीका बहुत सही है, तो एकदम पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर, अंडरस्टूड, नाउ यू कैन जस्ट सी, ये लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, हैंस मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर, हैंस आपके पास बेसिकली क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको मैट्रिक्स ए बताना है, और आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे हमने अज्यूम किया था ए इज दिस मैट्रिक्स, अब बस ए बी सी डी की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, सो हैंस द मैट्रिक्स ए विल बी नथिंग बट ए की जगह पे 1, बी की जगह -2, सी की जगह 3 और डी की जगह 4 लिख दो, ये है आपका 2x2 मैट्रिक्स, बस ये आपका एकदम हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, डन, अंडरस्टूड, समझ रहे हो। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेक्शन सी का अगेन, और ये भी अपना 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, इफ x to the power y plus y to the power x equals to a to the power b then find dy upon dx। ओके, दैट मीन्स ये किसका है, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से, दैट मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर था उसमें से ये क्वेश्चन है, और साथ ही साथ एक ऑप्शनल है वो भी अपना सेम ही टॉपिक से। यहाँ पे क्या है, इफ e to the power y x plus 1 equals to 1 then show that d2y upon dx square equals to this। तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में भी है और हम आराम से इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट x to the power y plus y to the power x is equal to a to the power b, और हमें चाहिए क्या, dy upon dx। ठीक है, तो आपको याद ही होगा ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। जब पावर में होता है तो हमें क्या करना होता है, करेक्ट लॉग लेना होता है, बट एज यू कैन सी यहाँ पे लॉग लेके कुछ मतलब नहीं बनेगा, है ना। या तो फिर अगर आप यहाँ पे लॉग लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, देखो x टू द पावर y है प्लस y टू द पावर x है इक्वल्स टू a टू द पावर b है, दैट मीन्स अगर यहाँ हम लेंगे तो log ऑफ समथिंग प्लस समथिंग हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट मीन्स सेपरेटली लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो जैसे ही हम यहाँ log लेंगे दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि इसकी कुछ वैल्यू है और इसकी कुछ वैल्यू है। तो चलो अज्यूम कर ले, लेट x टू द पावर y इज नथिंग बट u एंड y टू द पावर x इज नथिंग बट v। याद है ना आपको, हम ऐसे ही सॉल्व करते थे इस तरह के क्वेश्चंस को। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स,
क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर यू ऑल नो कि जब लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना y इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है, एंड हियर इट विल बी व्हाट, लॉग ऑफ u, डन। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, इस वाले को भी मैं साथ ही साथ सॉल्व कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ v, डन है ना। अब क्या करना, इसको थोड़ा इधर लिखना और उसके साथ ही साथ उसको सॉल्व करना और यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलो, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स तो आराम से कर सकते हो। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to, always remember with respect to किससे कर रहे हैं, वो लिखना is compulsory। तो with respect to we have to do x, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बेसिकली चाहिए हमें dy upon dx, that means with respect x ही चाहिए। so from here क्या मिलेगा हमें, ये है y into log of x, तो हम क्या कर सकते हैं, yes u into v का फॉर्म ले सकते हैं, तो y into differentiation of log x plus log x into differentiation of y, यही होगा। so from here क्या मिला, y into log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon x, करेक्ट। dx अपॉन dx क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए हमें लिखना नहीं है, प्लस log x तो लिखेंगे ही, इनटू क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, डन। अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में log u है तो क्या होगा, 1 अपॉन u तो होगा ही, बट अलॉन्ग विद दैट du अपॉन dx भी होगा, है या नहीं, राइट, डन। तो चलो हमने यहाँ से ये निकाल लिया, ओके। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, सेम वे में यहाँ पे भी वही करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी हो जाएगा x इंटू लॉग y है तो 1 अपॉन y अगेन इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अगेन log y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स log ऑफ y ओनली, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log v है, दैट मीन्स 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx, ठीक है, डन। समझ रहे हो आप, तो आराम से हमने इसको निकाल लिया। अब हमें बेसिकली करना क्या है, ये देखो इसे हमने u एंड v एज्यूम किया है, तो अगर ये अपना इक्वेशन 1 है तो अगर मैं इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज रख दूं u एंड v की, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, ठीक है, इसको भी यहीं तक छोड़ देते हैं और फिर देखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दैट बेसिकली वी हैव u प्लस v इज इक्वल्स टू a टू द पावर b, यही है ना। अब हमें चाहिए था dy अपॉन dx, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर दूँ बोथ द साइड्स तो क्या मिलेगा, नाउ हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, अगर मैं करूँ x तो हमें क्या मिल रहा है, u की जगह मिल जाएगा du अपॉन dx प्लस v की क्या जगह मिल जाएगा, dv अपॉन dx, और राइट हैंड साइड में टेल मी a टू द पावर b है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, आप बोलोगे u v भी कांस्टेंट, कैसे कांस्टेंट, u और v को तो हमने यहाँ अज्यूम किया है, दिस इज x टू द पावर y और दिस इज y टू द पावर x, दैट मीन्स ये भी वेरिएबल है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट दैट du अपॉन dx होगा 0, क्योंकि हमने देखा भी कि यहाँ से हमने सॉल्व करना है और यहाँ से अब हम du अपॉन dx की वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं, क्लियर, आर यू गेटिंग दिस। बस राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a टू द पावर b कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ उसका क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स यू कैन सी कि हमें चाहिए क्या, यहाँ पे du अपॉन dx की वैल्यू पुट करनी है, dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करनी है और फिर मिल जाएगा अपना dy अपॉन dx, डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली फ्रॉम हियर वी नीड दिस du अपॉन dx, तो du अपॉन dx को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u आ जाएगा इस साइड, तो u पूरे के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो u जब मल्टीप्लाई होगा तो u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई x टू द पावर y किसके साथ, तो y अपॉन x है ये, प्लस ये है अपना log x, ठीक है, इंटू dy अपॉन dx, है ना, बस यही करना है, ओके। एंड फ्रॉम हियर हमें चाहिए dv अपॉन dx, तो चलो उसकी वैल्यू भी निकाल ले, तो देख सकते हो v मल्टीप्लाई है तो v इधर जाएगा, तो v की वैल्यू है क्या, बेसिकली y टू द पावर x, ठीक है, ये दोनों वैल्यू इन्हें डायरेक्टली पुट कर दी है तो y टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा अंदर, दिस इज x बाय y इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस log ऑफ y, डन, यही है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 यहाँ पे वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज, सो फ्रॉम
2 and 3 क्या क्या वैल्यूज मिली है देख लेते हैं। x to the power y, ठीक है, इंटू y बाय x, ठीक है, प्लस log x इंटू dy अपॉन dx, डन। देन प्लस हो जाएगा अपना y टू द पावर x इंटू यहाँ पे क्या है ऐसे लिख देते हैं x बाय y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ y। अब देखो एंड दैट इक्वल्स टू आ रहा है 0। तो बेसिकली हमें यहाँ से चाहिए वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की। दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड भेज सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा मैथ्स हो गया है। बस यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप मिस मत कर देना, बस इतना ही है। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जा रहा है कि हाँ भाई कुछ लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हो आप। तो चलो अब यहाँ देखते हैं। तो दिस इज बेसिकली एक्स टू द पावर वाई है इंटू वाई बाई एक्स है। आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हुआ एक्स टू द पावर वाई एंड अपॉन एक्स है। इसका क्या मतलब हुआ? करेक्ट, एक्स टू द पावर वाई -1 हम लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नाउ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो इंटू है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, रहने देते हैं। अब ये हो गया अपना y टू द पावर x, सेम है यहाँ अपॉन y है, दैट मीन्स x इंटू हम लिख सकते हैं y टू द पावर x -1, ठीक है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब प्लस यहाँ पे क्या है y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y इक्वल्स टू 0। सो अब मैं अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या मिलेगा x टू द पावर y इंटू लॉग x, ठीक है, एंड प्लस x इंटू वाई टू द पावर x -1, बस यही मिल रहा है ना। एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? अब माइनस साइन के साथ अगर मैं उधर लेके जाऊँ इसे तो ये हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर x लॉग y, ठीक है। ओके, मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ और ये भी जाएगा टर्म, दैट मीन्स x टू द पावर y -1 इंटू y, करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है। सो फ्रॉम हियर डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस साइन तो रहेगा ही, ये हो गया अपना। अगर लॉग वाले टर्म को मैं बाद में लिखूं तो दिस इज एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई, ओके, अपॉन ये क्या हो रहा है एक्स टू द पावर एक्स है इंटू वाई टू द पावर एक्स -1 प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। देखो ध्यान से देखना, यही आपका फाइनल आंसर है, बट अगर चाहो तो आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? यू कैन सी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे x है, दैट मीन्स y और x हम वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सो क्या मिलेगा हमें, ये आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन तो है ही, इफ़ यू विल टेक y कॉमन तो ये हो गया अपना y अपॉन यहाँ से हम x ले लेते हैं कॉमन। अब देखो क्या बचा, ये बच गया सिर्फ x टू द पावर y -1 प्लस ये क्या हो जाएगा y टू द पावर परफेक्ट x -1 इंटू लॉग ऑफ y तो है ही, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी देख लो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा y टू द पावर x -1 ओनली, ओके, प्लस अब x टू द पावर y था तो क्या बचेगा, करेक्ट, x टू द पावर y -1 इंटू क्या है अपना लॉग ऑफ x। बस यही है आपका आंसर, यहीं तक इसे सॉल्व करना है और आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, डन। तो था कुछ नहीं, बस ये है कि आपको लिखने में कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। ओके, तो जब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको लगता है कि अगर आप लिखने में थोड़ा इधर उधर कुछ गलती कर सकते हो तो वाइजली आपको चूज करना चाहिए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। एंड यू कैन सी कि जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा ही सिंपलर है, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी नहीं लगता नहीं कि थोड़ी सी भी गलती करोगे, तो आराम से एज इट इज लिख दो, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्व कर दो। अदरवाइज अगर ऑप्शन में दिख रहा है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा सिंप्लिसिटी वाला दिख रहा है क्वेश्चन तो यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो अब और वाला ऑप्शन हमने चूज कर लिया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो लिख देना सबसे पहले कि चलो भाई मैंने और वाला ऑप्शन चूज किया है। तो क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है अपने पास यहाँ पे है कि e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू गिवन है एज 1, ठीक है, और हमें चाहिए ये प्रूफ करना है, दैट मीन शो करना है आपको कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स बेसिकली हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एज वेल एज करेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, सबसे अच्छा सा और
प्यारा सा काम करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। सो क्या मिलेगा, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है कि कुछ नहीं, u इंटू वी वाला फॉर्म में आराम से कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली e टू द पावर y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल थिंग। तो क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 1 का तो 0 होता है, ठीक है। प्लस अब ये क्या हो जाएगा, x टू द प्लस 1। अब e टू द पावर y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल का वही होता है, e टू द पावर y ही होगा, बट as की विथ रिस्पेक्ट टू x किया है तो क्या हो जाएगा ये, करेक्ट, dy अपॉन dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है कांस्टेंट तो क्या मिलेगा, 0। चलो अब देखें, अब देख सकते हो यहाँ पे हमें चाहिए बेसिकली dy अपॉन dx। तो यहाँ से अगर मैं dy अपॉन dx लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो e टू द पावर y है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो दैट मीन्स वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो उसको कैंसिल करा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, लिख लेते हैं, करेक्ट, यही आ रहा है। अब देखो e टू द पावर y मैंने बोला था ना कैंसिल हो जाएगा, डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आ गई है -1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। चलो इसे हमें तो चाहिए ही चाहिए, तो ये मान लेते हैं ये है अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एज यू कैन सी कि राइट हैंड साइड में उसी का स्क्वायर करना है, ओके। अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहीं से कर सकते हैं। तो चलो अब इसको फिर से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख लेते हैं, तो दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है -1 अपॉन एक्स प्लस 1, या तो u अपॉन वी करके लिखो, या तो आपको पता ही है कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, x प्लस 1, क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, समझ ही रहे हो ना कि कैसे करना है, राइट। चेन रूल लगा के हमने इसे सॉल्व किया है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1 भी होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ओनली, डन। बस इतना ही करना था। तो दिस गिव्स यू व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड दैट इज कमिंग एज +1, दैट इज बेसिकली 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, नथिंग बट dy अपॉन dx का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो वही तो आ रही है, isn't it? सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS। सो दैट्स ऑल, बस प्रूव हो गया। ना टेल मी, मैंने बोला था ना कि लास्ट वाले इस वाले क्वेश्चन में जो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, isn't it? बट इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है, आपका टाइम भी सेव हुआ और आपकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई कि आप कोई मिस्टेक ना करो। बट उस वाले क्वेश्चन में था ना प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ सकते थे या कुछ मिस कर सकते थे, isn't it? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स तो दोनों में इक्वल ही हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये ऑप्शन चूज करोगे या ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगा के सोच लेना पहले ही क्वेश्चन देखते के साथ कि कौन सा क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा इजी दे रहा है। जैसे ही देखो कि y वाला थिंग है ना और ये x प्लस 1, दैट मीन्स किसी का भी डिफ्रेंसिएशन टफ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो आप आराम से इसे चूज करके टाइम भी सेव कर सकते हो और अपना मार्क्स भी बढ़ा सकते हो। अंडरस्टूड, क्लियर? तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन सी यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये भी है सेक्शन सी का क्वेश्चन और ये भी है 4 मार्क का क्वेश्चन, करेक्ट। दैट मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ है क्या, इंटीग्रेशन करना है, isn't it? बहुत ही सिंपल है। यू कैन सी कि cos थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इंटू 5 माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा है। तो जैसे ही देख सकते हो यहाँ cos थीटा दे दिया गया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा है। क्या कर सकते हो, आराम से आप sin थीटा को कुछ अज्यूम कर सकते हो, दैट मीन्स t, और उसके बाद आराम से आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ है t थीटा तो उसकी वैल्यू हट जाएगी, dt बन जाएगी। समझ रहे हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं आपने। तो चलो यहाँ सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले। तो दिस विल बी बेसिकली, लेट अस अज्यूम कि दिस इज नथिंग बट i, ठीक है। मैं पहले लिख लेती हूँ, लेट i इज दिस, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, so this can be written as cos theta, ठीक है,
ये तो है ही, एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन ये है अपना 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब प्रॉब्लम आपको लग रही होगी कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर क्या करेंगे, पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वही वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, 5 है माइनस 4 है, अब चलो इसको बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पे -4 कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, करेक्ट, इन द टर्म्स ऑफ साइन, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हो गया आपका काम, मैक्सिमम काम आपने कर लिया, ये है डी थीटा, एज इट इज रहने दो। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या वैल्यू आ रही है, तो दिस इज कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे है 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करके बाहर निकालोगे ब्रैकेट से तो -4 है, तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1, तो आई कैन राइट हियर 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, बस इतना ही करना था। अब क्या करोगे, आराम से आप अज्यूम कर सकते हो, लेट अस अज्यूम दैट साइन थीटा इज हियर, कुछ भी ले लो, आई एम कंफर्टेबल विद टी, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, XYZ कुछ भी ले लो। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, पता है ना, वैसे करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू हम करेंगे थीटा, डोंट बी कंफ्यूज, और एक्स मत लिख देना, यहाँ पे क्या है, जो भी है उसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल जो है यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपको पता ही है, डी थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट डी टी, यही होता है ना, ऐसे तो करते थे हम, है ना। सो फ्रॉम हियर क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू जिसको मैंने यहाँ अज्यूम किया था, आप समझ रहे हो ना कि क्यों मैंने लिखा हुआ था लेट अस अज्यूम दिस इज आई, बिकॉज इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिख सकते हो, तो ऑलवेज इट इज बेटर दैट वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज आई इज दिस एंड दिस इंप्लाइज आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉस थीटा डी थीटा की जगह हम आराम से लिख सकते हैं डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 प्लस साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं टी, तो दिस इज टी स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। डन, क्लियर। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब सोचने वाली बात है, यू कैन सी कि यहाँ पे 4 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस 4 टी स्क्वायर है, तो क्या करोगे, एक तो आप बोल सकते हो कि इसको पूरा मैं एक्सपैंड करूं और फिर मैं उसे उस फॉर्म में बना दूं कि ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्म है, आप वो भी कर सकते हो, बट यहाँ देखो तो बहुत अच्छे से फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो ज़्यादा काम नहीं करना है, बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन ले लेना है, इजंट इट। आपको याद ही होगा कि जब हमारे पास इस तरह का टर्म रहता है तो हम इसे एकदम ब्रेक करके ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस भी लिख सकते हैं, याद है ना, है ना। तो चलो बस वही हमें करना है, तो क्या कर ले, नाउ लेट अस अज्यूम दैट 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको एक्सपैंड कर दिया और उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वाइस वर्सा, ठीक है, बट उससे भी जब आप करोगे तो आपको कोई अगर आंसर डिफरेंट भी आता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको पता ही होगा कि इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में और डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपका मेरा सबका बहुत डिफरेंट हो, आपके प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है, लास्ट के आंसर पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर एकदम कुछ भी गलत करके आ जाना, अगर आपका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सही है तो भले ही आपका आंसर डिफरेंट हो वो करेक्ट ही होगा। आर यू गेटिंग दिस? मैं भी इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, आप दूसरे तरह से भी सॉल्व करके देखना, तो यू विल सी कि आपके आंसर डिफरेंट है, कभी कभी मैच भी हो जाते हैं, इट डिपेंड्स, ओके, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप किस तरह से कर रहे हो, बट आपका प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। डन। तो चलो आप देखते हैं इसके बाद ए और बी की बस वैल्यू निकालनी है, तो पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं, बस कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पे कोफिशिएंट, ओके। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, बेसिकली एलसीएम लोगे, एलसीएम मिल गया, उसके बाद ए और यहाँ पे प्लस 4b इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1, तो हम क्या लिखेंगे, सो नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स क्या मिल रहा है, a प्लस यहाँ 4b की वैल्यू आ रही है 1, और दूसरा देखो जब टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम लेंगे तो a इंटू 4 हो रहा है और यहाँ पे
b इंटू टी स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो 4 इंटू ए प्लस b इक्वल्स टू आ रहा है 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो a की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, आप आराम से बता सकते हो। कैसे करोगे देखो, बस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा 4a माइनस 4a कैंसिल हो गया, ये 16b माइनस b कितना हो जाएगा 15। तो दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1/15 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेल मी। a की वैल्यू यहाँ पे अगर b 15 है तो a की वैल्यू आ रही है -15/1 माइनस 15/4। अब देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गया, अब आराम से इसको सॉल्व करके बस a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम हियर आल्सो कि क्या आ रहा है, 4a की वैल्यू आ गई है -b। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4a इज इक्वल्स टू -b, है ना। अब बस इसको यहाँ पे फिक्स कर दो, अब तो हो जाएगा, मिल जाएगी वैल्यू। सो फ्रॉम हियर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है, a की वैल्यू आ रही है -1/15 और b की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये आ जा रही है आपको 4/15। ठीक है, डन। ओके मिल गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब a और b की वैल्यू एज इट इज उठा के जो निकाला है हमने यहाँ पे लिख दो। सो देयरफॉर i, अब देखो आप समझ रहे हो ना i को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े टर्म को लिखने से अच्छा है ना कि सिर्फ i लिख लो। तो i इज इक्वल टू नाउ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले देखो a/4 प्लस टी स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/15 अपॉन क्या है ये 4 प्लस टी स्क्वायर। तो चलो लिख दिया 4 प्लस टी स्क्वायर और ये क्या था dt, करेक्ट। एंड देन प्लस, अब b के जगह पे क्या है यहाँ पे 4/15 अपॉन 1 + 4 टी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4/15 अपॉन 1 + 4 टी स्क्वायर dt। ठीक है, डन। बस अब आपको पता ही है कि बस इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स बेसिकली हमें फॉर्मूले में फिक्स करना है इसको। तो ये कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज, आउटसाइड ले लेते हैं 1/15 माइनस साइन के साथ। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेल मी, a² प्लस टी स्क्वायर वाला। तो क्या लिखेंगे, a² की जगह क्या हो सकता है 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, यस 1/a इंटू tan इनवर्स x/a का फॉर्म। आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स tan इनवर्स t/a का फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 देन tan इनवर्स t/2, करेक्ट, प्लस C1 होगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, जब 2-3 टर्म होते हैं तो आप C1 करो, C2 करो, C3 करो, इससे अच्छा है कि एक ही बार फाइनल में एक कोई कांस्टेंट ऐड कर दो। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, बिकॉज यहाँ कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, वो तब पूछा जाएगा जब कोई वैल्यू गिवन होगी वहाँ। ओके, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हमें क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ भी करके कोई भी एक नाम दे सकते हो कांस्टेंट आप। ओके, तो अब ये क्या हो गया, सेम वे में 4/15 तो रहेगा ही। अब देखो ये क्या है अपना 1 + 4 टी स्क्वायर, दैट मीन्स a की जगह क्या है 1, तो 1 स्क्वायर एंड देन प्लस 2t का होल स्क्वायर है, इजंट इट, दैट मीन्स t के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है तो क्या होगा इंटीग्रेशन में, करेक्ट, 1 हम यहाँ पे 2 भी करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया 1/2। अब ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2t/1। अब ये क्या है, प्लस कांस्टेंट दोनों का मैंने मिला के लिख दिया c। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेल मी, बस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, जहां जहां t है आराम से उठा के लिख दो अपना साइन थीटा, बिकॉज ये तो हमने अज्यूम करा है और आंसर किस में चाहिए हमें, थीटा के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में था। सो नाउ दिस इज नथिंग बट -1/30 देन tan इनवर्स t की जगह क्या है साइन थीटा, तो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा/2। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/15 अगेन tan इनवर्स 2t की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा/1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। सो दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो यही था अपना आंसर। देखो इस तरह से लिख देना आप, ये लिखा, उसके बाद पेंसिल से या किसी भी तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ओके, क्लियर, डन। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। सेम सेक्शन सी का है क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको देखो सॉल्व करना है तो देख सकते हो ये है अपना करेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन में जो भी आपको इजी लगता है, समझ में आता है कि हाँ भाई मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है, आप उसको चूज कर सकते हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं सही बताऊँ तो दोनों ही ईजी है,
राइट तो चलो देखते हैं, सबसे पहले करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें क्या है, 0 to पाई है, जैसे देखो 0 to पाई है, यहाँ x tan x है, sec x tan x है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ 0 पाई बहुत ही फेवरेबल वाला दिया गया है हमारे पास लिमिट। क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगा देना है। 0 to पाई है x tan x, दैट मीन्स आराम से आप tan ऑफ पाई माइनस x कर सकते हो, करेक्ट। तो बस वही करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सो हियर गिवन दैट, और यू कैन से जस्ट अज्यूम, गिवन जो भी है उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट i इज गिवन बाय दिस ओनली। सो दिस इज 0 to पाई, और यहाँ क्या है x tan x, और यहाँ पे है sec x प्लस tan x, ओके, इंटू dx। ठीक है, तो गिवन ना लिख के मैं लिख लेती हूँ लेट i इज दिस। फाइन, पहले वाला ऑप्शन है। अब चलो इसके बाद हमें क्या करना है, आपको आराम से प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। सो अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। सी अगर आप ऐसे लिखोगे ना, या तो यहाँ लिखो या तो फिर ये करने के बाद, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। अगर आप इस तरह से लिख रहे हो ना तो आपके आधे के आधे मार्क्स भी कटने की कोई संभावना ही नहीं है। ओके, प्रॉपर एकदम आपको मार्क्स मिलेंगे सारे के सारे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो क्या मिलेगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, अब मैं जैसे ही प्रॉपर्टी लगाऊंगी इंटीग्रेशन का तो क्या कर सकती हूँ, पाई माइनस एक्स। अब चाहो तो इलाबोरेट करके वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स, अब यह क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन, ये मत भूलना कि यहाँ पे भी हमें लिखना है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे भी लगा दो। दैट मीन्स बेसिकली क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस ए कर देते थे, वही करते थे ना। दैट मीन्स यहाँ पे सेम टू सेम हम वही कर रहे हैं, या तो ए माइनस एक्स जो भी करते थे। तो ये हो गया प्लस tan ऑफ, यहाँ पे भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स। डन हो गया। अब इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा, टेल मी। अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो दिस इज 0 to पाई। अब ये अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल रहा है, पाई माइनस एक्स, चलो अभी रहने देते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, बेसिकली अगर ध्यान दो तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स, और आपको पता ही होगा एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा है ना, ऑल प्लस साइन प्लस टैन प्लस कॉस प्लस। तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स का क्या मतलब है, ये वाला जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और tan x और नॉट, करेक्ट, क्योंकि पाई के साथ हम डील करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स जो फंक्शन है वो एज इट इज रह जाता है। यही अगर पाई बाई 2 होता तो यहाँ फंक्शन चेंज जाता है ना। याद ही है ये सब प्रॉपर्टीज तो आपको। तो क्या करना है हमें, tan ऑफ पाई माइनस एक्स आराम से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan x। ठीक है, ओके, नाउ डिवाइडेड बाय ये क्या है, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स। अगेन जो सी सेक तो बस यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे सेक ऑफ माइनस ऑफ सेक एक्स। सेम यहाँ पे भी माइनस हो गया तो माइनस ऑफ tan x, ये है अपना dx। तो देखो हर जगह माइनस माइनस है तो आराम से हम इसे कैंसिल करा सकते हैं। तो क्या मिला हमें, tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, करेक्ट। अब ये देखो यहाँ पाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाइड है, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो क्या मिल रहा है, 0 to पाई, ये हो गया पाई इंटू tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, एंड देन ये तो dx है ही। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे हो गया अपना 0 to पाई x tan x, करेक्ट, अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, करेक्ट, dx यही होगा। अब देखो अगर तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आई और नॉट, जैसे सेम जो हमारे पास इंटीग्रेशन था वही तो यहाँ आ गया है ना। तो दैट मीन्स यू कैन सी कि यहाँ राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक और आई है विथ माइनस साइन। तो क्या मैं इसे इस साइड ले सकती हूँ, बिकॉज उसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, इजंट इट। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, अगर उसे उस साइड लेके आएंगे तो दिस इज 2 ऑफ आई इज इक्वल टू नथिंग बट पाई है, कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं बाहर। ये क्या बचा, 0 to पाई। अब यहाँ पे है tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, अब आप बोलोगे फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे अभी तो हमने प्रॉपर्टी लगाई है, अभी लगा के देखा कि यहाँ पे और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो फिर से लगाओगे तो फिर से वही मतलब है, माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर वही रह जाएगा एज इट इज, करेक्ट। तो अब ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है, अब कुछ और सोचना होगा। सोचो कि क्या कर सकते हैं, देखो tan x है और सेक एक्स प्लस tan x है, सेक और tan का तो एक अपना रिलेशन है ही, तो क्यों ना उसी रिलेशन को यूज कर लिया जाए। याद है ना आइडेंटिटी, करेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
परफेक्ट। अगर हम यहाँ पाई है ही यहाँ, बस tan x को मल्टीप्लाई कर दें sec x माइनस ऑफ tan x के साथ, दैट मीन्स a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही तो हमें चाहिए था, तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। Done? No problem at all. Now just tell me क्या हो गई ये वैल्यू 0 to पाई। अब यहाँ पे बचा बहुत ही सिंपल सा tan x इंटू सेक एक्स, पता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस tan स्क्वायर x dx, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1 ओनली, इसका तो वैल्यू पता ही है ना, सबको 1 होता है। डन। अब बस इसका इंटीग्रेशन ले लो, क्या होगा टेल मी। यहाँ पे फिर से बोलोगे tan स्क्वायर का नहीं पता, tan स्क्वायर का मुझे पता है कि आपको नहीं पता, बट सेक स्क्वायर का तो पता है, चेंज कर दो उसमें, क्या बचा है इसमें चेंज करने में, तो दिस इज नथिंग बट पाई को चलो कॉमन ले ले, सबको सेपरेट कर देते हैं, तो 0 to पाई, ये हो गया tan x इंटू सेक एक्स, तो dx लिखना होगा। देन यहाँ पे tan स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस ऑफ tan स्क्वायर x की जगह या तो फिर सिर्फ सोचो कि tan स्क्वायर x अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, इजंट इट, वही होगा। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 है, अब माइनस साइन के साथ हम क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ लिख सकते हैं यहाँ सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, नो, राइट, डन। अब बस इसकी आप वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके, तो दिस इज पाई। अब ये क्या हो जाएगा टेल मी, tan x इंटू सेक एक्स का जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या मिलता है, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट सेक एक्स, तो सेक एक्स हो गया। अब यहाँ पे 0 और पाई लगा दो, नाउ माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस के साथ है यहाँ tan x, इसमें लगा दो 0 to पाई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 की जगह क्या होगा इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे भी लगा दो 0 to पाई, बस हो गए काम खत्म यहाँ पे। अब सबको सॉल्व करके देखो, तो सेक ऑफ पाई कितनी वैल्यू देता है आपको, यू रिमेंबर, यस, नहीं याद आता है तो ध्यान से सोच लो कि दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 ही, सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई तो यहाँ पे था ही सबके साथ, तो चलो इसके साथ यहाँ करना है हमें, तो दिस इज -1 एंड देन सेक जीरो कितना होता है, दैट मीन्स कॉस ऑफ 0 कितना होता है, नथिंग बट 1, राइट, तो ये 1 अपॉन 1 अगेन 1 हो जाएगा, तो -1 ही होगा। देन यहाँ माइनस साइन है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस साइन लगा रहे हो तो उसके अंदर भी एक बार और माइनस आता है, तो वो आप केयरफुली चूज करो, तो tan पाई 0 ही होता है, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, tan 0 भी 0 ही होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ हियर इट इज व्हाट, प्लस पाई माइनस 0 हो गया, ओके। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, अब क्या करना है, इसको हम लिख देते हैं, तो दिस इज पाई, और यहाँ पे क्या रहा, ये है -2 एंड देन प्लस पाई, करेक्ट, तो बेसिकली वी आर गेटिंग पाई स्क्वायर -2 पाई, है ना। अब ये मत बोल लेना कि दैट दिस इज द फाइनल आंसर, नो, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, व्हाई, बिकॉज हमने अभी वैल्यू निकाली है 2i की, राइट, और i को हमने अज्यूम करा है दिस वन, दैट मीन्स हमें बेसिकली चाहिए i की वैल्यू, ना कि 2i की, तो क्या होगा फाइनल आंसर, बहुत ही सिंपल है, आई नो, तो आराम से आप लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो हेंस द वैल्यू ऑफ i, दैट मीन्स जो हमें इंटीग्रल निकालना था उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, दिस अपॉन दिस 2, तो दिस इज योर पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस नथिंग बट पाई, सो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर, डन, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, तो चलो ऑप्शनल की तरफ बढ़ते हैं हम, जो ऑप्शन में है हमारे पास, तो लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेकंड ऑप्शनल वन। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट आई इज जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिख दो, सो 1 to 4, यहाँ पे क्या है अपने पास, मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 dx, करेक्ट। अब टेल मी, जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो हमें क्या करना होता है, टेल मी, बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ जो इंटरवल है उसे यहाँ पे डिवाइड कर देना होता है, आपको रूल पता ही होगा, a to b अगर f of x dx है तो हम आराम से लिख सकते हैं a to c प्लस c to a f x dx, करेक्ट, करते ही वो प्रॉपर्टीज लगाते हैं इंटीग्रल का, तो बस वही यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें लगानी है। तो आप देखो, अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे इंटरवल कैसा चूज करें, क्या सोच के चूज करना होगा,
तो मॉडुलस है, आप समझ ही सकते हो, प्लस होगा या माइनस होगा इसका आउटपुट, इजंट इट? कब होता है प्लस? जब अंदर वाला जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है और आपको इंटरवल चूज करना है। तो एज यू कैन सी कि अपने पास जो पॉइंट्स हैं कैसे समझते हैं, 1 है, 2 है, 4 है। दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास यही 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे जहाँ से हमें इंटरवल के बारे में सोचना होगा, राइट? तो या तो एक से छोटा, ठीक है, और एक से बड़ा। तो एज यू कैन सी कि 1 से स्टार्ट ही है तो एक से छोटा हम ले नहीं सकते, राइट? तो एक से छोटा नहीं लेंगे, दैट मीन्स एक से बड़ा ही लेना है। अब देखो दूसरा है 2, दैट मीन्स हम 1 से 2 तक जाएंगे और फिर 2 से बढ़ेंगे आगे, कहाँ तक? तो देख सकते हो 4 ही है यहाँ पे। अंडरस्टूड? समझ रहे हो आप बात? तो बस यहाँ पे उसी को हमें चेक करना है कि कैसे हमें इंटरवल लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो चलो अब यहाँ देख लेते हैं। सो हियर x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्लस ऑफ x माइनस 1 when हम लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई भी जो मॉड x होता है, मॉड x की वैल्यू क्या लिखते हैं बाय डेफिनेशन, x when x is greater than equal to 0 and this is minus x when x is less than 0। यही तो होता है, बस उसी डेफिनेशन पे मैं यहाँ से बिठा देना है। तो x माइनस 1 होगा जबकि x माइनस 1 is greater than equal to 0 and this implies nothing but x is greater than equal to 1। Are you getting this? यस, एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 जबकि x माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन, नॉट इक्वल टू, बस लेस देन हो जाएगा अपना 1, करेक्ट? सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होगा जबकि अब देख सकते हो आप सेम वे में हम सोच सकते हैं कि x माइनस 2 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 जबकि x जो है वो लेस देन 2 होगा, राइट? ये समझ रहे हो आप आराम से। अब सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 4 दैट मीन्स पॉजिटिव जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा और माइनस ऑफ x माइनस 4 हो जाएगी वैल्यू जबकि x जो है वो लेस देन 4 होगा। बस हमें मिल गया है इंटरवल, अब तो आराम से हम खुशी खुशी निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज व्हाट, 0 टू सबसे पहले ले लेते हैं इंटरवल, टेल मी क्या है, नॉट 0, यहाँ पे क्या है से स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो ये हो गया आपका 1 से लेके कहाँ तक हम जाना होगा हमें, यू कैन सी कि लेस देन की वैल्यू हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पे 1 से लेके हम चलेंगे 2 तक। तो 1 to 2 हो गई है वैल्यू यहाँ पे। अब देखो 1 से 2 के बीच में जब हमने वैल्यू ली तो क्या हो रहा है, यहाँ x माइनस 1 मिलेगा हमें पॉजिटिव, राइट? बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में होता है ये पॉजिटिव। तो आराम से हम एट द प्लेस ऑफ दिस मॉड ऑफ x माइनस 1 हम लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑफ x माइनस 1, करेक्ट? नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ आ रहा है दूसरा टर्म x माइनस 2, बट x माइनस 2 हमने 2 तक ही वैल्यू ली है, दैट मीन्स लेस देन 2 वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या होगा माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 2, करेक्ट? नो कंफ्यूजन एट ऑल। सिमिलरली x माइनस 4 ऑफ कोर्स ये तो होगी, जब लेस देन 4 है तो ये नेगेटिव होगा, तो ऑफ कोर्स 2 तक ले रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा, तो दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 4। अब ये क्या हो गया, dx, करेक्ट? अभी बस हमने एक इंटरवल लिया, यहाँ पे स्टॉप करके मत सॉल्व कर देना, राइट? हमें 2 से भी आगे बढ़ना है। तो नाउ प्लस क्या करेंगे हम, 2 से कहाँ तक चलेंगे, 3 तो कोई सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्टली हम 4 पे पहुंच जाएंगे। तो 4 तक गए, अब क्या है 2 से 4 दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो 1 से तो बड़ी होगी ही, राइट? तो दैट्स वाई x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। नाउ 2 से बड़ी है तो ये वाला भी जो टर्म है वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो x माइनस 2 लिखेंगे। अब ये 2 to 4 है, दैट मीन्स 4 से छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई मॉड ऑफ x माइनस 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट? तो यहाँ पे हम आराम से माइनस ऑफ x माइनस 4 लिख देंगे dx, डन? अब बस इसको आप सॉल्व कर दो। तो दिस इज व्हाट 1 to 2, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, x माइनस 1 ब्रेक कर दो सारे ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस प्लस 2 देन माइनस x प्लस 4 dx प्लस ये क्या हो रहा है 2 to 4, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 dx, ठीक है? अब ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, ये x और ये माइनस एक्स हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस 1 है 2 है, दैट मीन्स 4 to 6 और माइनस 1 तो 5 माइनस x हो रहा है, तो दिस इज 1 to 2 5 माइनस x dx, ओके? प्लस अब ये देखो 2 to 4 है, इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स गया, तो यहाँ पे बचा x और ये है अपना माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 1, तो x प्लस 1 dx।
अब कुछ नहीं है, बस इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। तो व्हाट वी आर गेटिंग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है 1 to 2। आपको पता ही है ये कैसे करते हैं, राइट। अब ये क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है 2 to 4। डन, अंडरस्टूड। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। सो फ्रॉम हियर इफ यू विल जस्ट पुट द वैल्यू 2 रख दो, जहाँ जहाँ x है 1 रख दो, माइनस कर दो। पता ही कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट 23/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, डन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।